मैं हूं लतेश पर्दार। अब देख रहे हैं अपना प्यार से चैनल श्री पर्दार एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं अपना अगला टॉपिक विद्युत फ्लक्स। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। व्यूज तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है और मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलता है, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे इतने सब्सक्राइबर है, इतने फॉलोवर्स हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत फ्लक्स देखो क्या होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे यहां से विद्युत बल रेखा निकलती है, अपन ने देखा है, तो वहां जहां तक बल रेखा होती है वहां तक विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। चलो ये थोड़ी टेढ़ी खीर है लेकिन समझ में आ जाएगा, तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखो एक मान लो कि ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू का सिस्टम बना हुआ है, या एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है ना, या प्लस से निकलती है माइनस पे खत्म होती है विद्युत बल रेखा है। अपन इसकी प्रॉपर्टी में इसके गुण में अपन पढ़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा क्षेत्रफल लेते हैं अपन जिससे विद्युत बल रेखा क्या निकलती है? अभिलंबवत निकलती है। कैसे निकलती है? अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है, ठीक है। तो जितनी बल रेखा है उस क्षेत्रफल से होकर निकल सकती है। जैसे मान लो कि ये क्षेत्रफल ले लिया मैंने, तो इसमें से कितनी बल रेखाएं निकल सकती है? जितनी निकल सकती है उन सबकी संख्याओं को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि परिभाषा देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा, विद्युत क्षेत्र के बाहर होगा ही नहीं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से कैसे? अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। तो अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाएं होती है, इनकी संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो विद्युत बल रेखा निकल रही है तो ई, दूसरी काय से निकल रही है? क्षेत्रफल से, तो एस। ई और एस का जो गुणनफल होता है ना यार, वही क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल से। देखो विद्युत बल रेखाएं, अगर मान लो कि एक क्षेत्रफल ले लिया मैंने, इसको नाम दिया मैंने S1। क्या नाम दिया? S1, जो कहां से निकल रहा है? प्लस क्यू आवेश से निकल रहा है, ठीक है। एक क्षेत्रफल ले लिया, इससे देखो ये चालक है, प्लस क्यू आवेश पर मतलब यहाँ पर क्या रखा हुआ है? चालक रखा हुआ है। तो चालक के लंबवत सारी बल रेखाएं निकल रही है, जो आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे निकलने वाली इससे सारी बल रेखाएं बाहर क्यों निकल रही? इस क्षेत्रफल से S1 से, जो डॉटेड लाइन कर रखा है मैंने, ठीक है। तो इन सब बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है यानी कि फैल रही है, अपसरित हो रही है ना, तो वहां पर जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको क्या बोला जाता है? धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। परिभाषा आप लोग आराम से बना सकते हो, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो कि जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है तो वह वहां पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। और यहां पर जो विद्युत बल रेखा है वो क्या होती है? अपसरित होती है, यानी कि फैलती है वह। दूसरा इसका विपरीत देखते हैं। यहां पर एक प्रश्न और ले रहा हूं, यहां पर इसको नाम दे रहा हूं मैं S2। क्या नाम दिया? S2। अब S2 पे देखो विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आ रही है, यानी जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही होती है, अंदर की ओर आ रही होती है, वहां पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आगे बात समझ में। एक क्षेत्रफल और ले लेता हूं मैं यहां पर, और ये क्षेत्रफल है कुछ इस प्रकार का, ध्यान से देखना, जो डॉटेड लाइन कर रखी है मैंने, और इस क्षेत्रफल को नाम दिया मैंने S3। क्या नाम दिया? S3। S3 पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ना तो वहां से, इसमें देखो S3 में ना तो ये, पहली बात तो देखो विद्युत क्षेत्र से बाहर है ना, और विद्युत क्षेत्र के बाहर है मतलब ना तो इसमें कोई बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही है और ना ही कोई अंदर की ओर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर जो टोटल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? एक बार आप डिटेल से पढ़ लेना इसको। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो हमने यहां पर दो चीजें देखी हैं। दो चीजों में सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कि मान लो कि ये विद्युत फ्लक्स है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और इसमें
ये विद्युत क्षेत्र है E, और इसमें जो विद्युत बल रेखाएं हैं, हमारा विद्युत बल रेखाएं सॉरी, इसमें जो पृष्ठ लिया मैंने डेल एस, ये लिया, मान लिया कि ये पृष्ठ जो है ना इस क्षेत्र के लंबवत है, तो इससे ये ए वाला पोर्शन ले रहा हूं, तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इसे फाई इसे प्रदर्शित करते हैं, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट डेल एस हो जाएगा। ये भी सदिश राशि होती है, ये भी सदिश राशि होती है। अगर मान लो कि ये विद्युत फ्लक्स है, मैं बी वाली आकृति बना के बता रहा हूं आपको, ये विद्युत क्षेत्र E है और यहां पर एक पृष्ठ है, अब की बार ये डेल एस था, अब की बार जो डेल एस है वो डेल एस जो है इससे विद्युत क्षेत्र से कौन सा कोण बनाते हुए है, दोनों के बीच का जो कोण है डेल एस और ई के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तो इस कंडीशन में अपने को तो देखो अभिलंबवत लेना है, क्षेत्र के अभिलंबवत लेना है, लेकिन अपने पास तो क्या है, दोनों के बीच में कोण थीटा बना हुआ है, तो इसको अभिलंबवत करेंगे तो यहाँ पर पाई ई बराबर हो जाएगा, ई तो देखो ऐसा आंसर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर इसको दो घटकों में विभाजित किया जाता है, एक तो साइन थीटा वाले घटक में क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन डेल एस कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर डायरेक्ट अभिलंबवत है तो ये वाली चीज लगा देंगे अपन, और अभिलंबवत नहीं है थीटा कोण से, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, लंबवत घटक जो है डेल एस कोस थीटा रहेगा उसको लेंगे, क्योंकि अपने को लंबवत लेना है। परिभाषा में लिखा हुआ है कि लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, थोड़ा सा ये तो डिस्कस कर लिया अपने। चलो इस वाली चीज में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर यदि देखो थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, या चलो थीटा बराबर पहले 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डेल और डेल एस cos 90। अगर cos 90 तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बच्चों 0 होती है, तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या होना चाहिए, यहां तो अधिकतम होना चाहिए, संपूर्ण निकल जाएगा। भैया ये 90 डिग्री का एंगल नहीं था, ये तो इसको रिजोल्व किया था। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, है ना, इसके तो अभिलंबवत होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगा, ई और डेल एस क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में समांतर गुजर रहा है, यानी उस कंडीशन में टोटल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने तो मैक्सिमम निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एग्जांपल फॉर एग्जांपल अपन ये क्षेत्रफल लिया, ठीक है, इस क्षेत्रफल के अंदर होकर निकल रही है विद्युत बल रेखाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर अधिकतम होगा। लेकिन इस क्षेत्र के समांतर निकल रही है, तो इसके अंदर होकर निकल रही है क्या, समांतर इसके साइड में होकर निकल रही है, तो इससे तो होकर नहीं निकल रही है, तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन अगर यहां देखी जाए तो यदि आपका जो थीटा है वो कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री तो हो गया, 0 डिग्री हो। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डेल एस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस कंडीशन में यहां पर फाई ई जो है होगा ई डॉट डेल एस, यानी कि इस कंडीशन में क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। अब देखो यहां पर ये डेल एस और मतलब थीटा ई और डेल एस के बीच का जो एंगल है वो कितनी डिग्री का था, 0 डिग्री का था। यानी कि अगर अपन इसको रिजोल्व करके यहां तक ले आए तो कोण कितनी डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। सीधा इस घटक पे ले आए तो अपन, तो ये देखो अब इससे ऊपर जाने वाली संपूर्ण बल रेखाएं क्या हो जाएगी, इससे ऊपर गुजरेगी ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये अधिकतम हो जाएगा। मतलब जितनी बल रेखाएं थी वो सब इसके अंदर से होकर गुजर रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण हो गया वो कितनी डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो। और 0 डिग्री क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं घन कोण की। किसकी बात करते हैं,
घन कोण की। तो घन कोण अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था अपन ने, मापन और मात्रक वाला, उसमें पढ़ा था। लेकिन मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर एक प्रश्न लिया O, और यहां से इस O से एक क्षेत्रफल ले रहे अपन, ये डेल एस है, और डेल एस यहां से इसके मध्य बिंदु P पर, और ये क्षेत्रफल ले लिया अपन अल्प ए बी। यहाँ E की दिशा तो इधर है, ठीक है, और यहां से जो डेल एस है उसकी दिशा इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, r है, ठीक है। तो यहाँ पर जो घन कोण बनेगा, घन कोण यानी ओमेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है यहाँ पर डेल ओमेगा भी बोल सकते हैं ऐसे। इसका जो मान होता है, इसका मान अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन होता है 11th क्लास में पढ़ चुके अपन, अभी यहाँ पर अपने को इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। यहाँ होता है इसका डेल एस, और यहाँ पर कौन सा घटक लेंगे, लंबवत कोस थीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा, आर वर्ग आ जाएगा ये। और इसका ध्यान रखना है, इसका कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, इसका वैल्यू, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। ये फटाफट आप नोट करके ध्यान रखना है ना। किसी भी ठोस के किसी भी पृष्ठ पर बना कोण, ठीक है, किसी भी बिंदु पर बना कोण क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा, है ना। किसी भी ठोस पर किसी भी ठोस के किसी भी बिंदु पर बना कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, चलो सॉरी घन कोण कहलाएगा, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन अपना ध्यान रखना है, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा, और ये कितना होगा अपने पास, समाकलन होगा इसका, समाकलन कितना, डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं गॉस प्रमेय। और ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं गॉस प्रमेय। तो देखो, गॉस प्रमेय डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो इसमें सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक ने इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था। उन्होंने किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और उससे होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। किसके अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और उससे होकर जाने वाले विद्युत बल मतलब उससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। एक प्रमेय बनाई थी, उस प्रमेय को क्या बुलाता है, गॉस प्रमेय बुलाता है। तो यहाँ पर मैं बिना देखे हुए एक बिंदु ले लेता हूं उसके अंदर, और यहां से कौन सी दूरी पर, आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक छोटा सा अल्प पृष्ठ की मैं कल्पना करता हूं, अल्प पृष्ठ की, और यहां से ए की दिशा इधर, और जो क्षेत्रफल है डेल एस उसकी दिशा इधर, दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब इस नियम अनुसार या इस प्रमेय अनुसार वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, यानी कि
अर्थात इस बंद पृष्ठ S से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित कुल आवेश कितना आवेश है, मान लो इसमें Q आवेश है तो Q आवेश का कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि बंद पृष्ठ S से S के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स Q है, तो इस प्रमेय अनुसार फाई E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके जस्ट बाद हम इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका व्यंजक करते हैं। ठीक है, तो इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। ये कहां से आया, तो यहां मान लेते हैं कि माना कि S एक बंद पृष्ठ है जिसमें कुल आवेश Q है, इसमें बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखाएं तथा O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटा, यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, और ये किस दिशा में होगी, O से P के अनुदिश। ठीक है, तो OP के अनुदिश। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, OP के अनुदिश होगी। इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अपने को पता है कि यहां पर इसका जो अपन बिंदु P पर, यहां पर बिंदु P नहीं लिखा मैंने, हाँ, अपन बिंदु P पर क्या करते हैं, अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर अल्प पृष्ठ डेल S की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर अल्प पृष्ठ डेल S की कल्पना करते हैं। ठीक है, और तथा इसके और इसके बीच में E और डेल S के बीच में कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, तथा E और डेल S के बीच का कोण थीटा है। तो यहां देखो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर कितना आएगा, E डेल S cos थीटा, क्योंकि लंबवत घटक लेंगे तो डेल S cos थीटा हो जाएगा। थोड़े पहले डिस्कस किया था अपन ने, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन में E का मान है जो अपन यहां रख देंगे, है ना, तो डेल S इज इक्वल टू E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटा R स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, डेल S cos थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख दिया अपन यहाँ पर। अब देखो यहाँ छोटी सी बात देखना अपन, ये डेल एस एक छोटा सा अल्प पृष्ठ है, ये एस क्या बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे डेल एस से मिलकर बना हुआ है। तो हमने क्या किया, छोटे से के लिए तो निकाल लिया, छोटे से के लिए अल्प के लिए निकाल तो डेल ये हो जाएगा, डेल लगा के, डेल का मतलब होता है छोटा। अब देखो हमें पूरा के पूरे के लिए निकालना है, तो पूरे के लिए निकालने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि पहले थोड़ा सा निकालते पीछे में, उसके बाद उसका समाकलन कर देते तो पूरा का आ जाएगा। तो इस पूरे का समाकलन कर देते अपन, इसका समाकलन कर देते तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, यहां पर हो जाएगा बंद पृष्ठ पूरे एस के लिए करना है ना, यहाँ कितना आएगा, डेल फाई ई बराबर यहाँ पर डेल एस, और यहाँ कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q बटा R स्क्वायर,
आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्यू बटा आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डेल एस कॉस थीटा हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, जो अचर राशि है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो फाई ई बराबर, यहां देखो यहां से क्या बाहर निकल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, और ऊपर से क्यू बाहर निकल रहा है, तो यहां अंदर क्या बचेगा डेल एस, और कितना बचेगा, बोलो बच्चों, डेल एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी होती है, डेल ओमेगा की होती है, ठीक है। डेल ओमेगा इज इक्वल टू एक डेल एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेल फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, वन पृष्ठ में डेल ओमेगा लिख सकते हैं। और डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा हो जाएगा, तो डेल ओमेगा को ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई होती है, अभी थोड़ी देर बताया ना आपको। तो फाई ई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू गुणा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पर, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जो हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो ये जो चीज है ये है आपका गॉस प्रमेय, उसकी उत्पत्ति। इस क्वेश्चन को आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि इसके अनुप्रयोग भी अपन आगे करेंगे, तो अनुप्रयोग करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आए। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना ले, मैं बिल्कुल साइड में हो गया हूं, ठीक है। आप नोट्स बना ले, और इसके बाद हम जो अगला टॉपिक लेकर आएंगे वो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग और गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। अपन जो कूलाम का नियम अपन पहले पढ़ा था ना, उसी को पुनः अपन किसकी सहायता से उसको डिराइव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय की सहायता से अपन उसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ठीक है, और नोट्स बनाते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।